नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। मुख्य सचिवों का 3 दिवसीय पहला राष्ट्रीय सम्मेलन आज शाम हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में शुरू होगा। प्रधानमंत्री कल से सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने गोवा के दोनापाउला में नए राजभवन की आधारशिला रखी। निर्वाचन आयोग ने भारत के 16वें राष्ट्रपति के चुनाव के लिए अधिसूचना जारी की। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी शुरू करने की मंजूरी दी। नीलामी अगले महीने की 26 तारीख से शुरू होगी। आसियान देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक कल नई दिल्ली में। जल शक्ति मंत्रालय कल नई दिल्ली में बांध सुरक्षा अधिनियम 2021 पर राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित करेगा। इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारतीय खिलाड़ी किदाम्बी श्रीकांत, लक्ष्य सेन और एचएस प्रणय आज अपने अभियान की शुरुआत करेंगे। और ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा ने फिनलैंड में पावो नुर्मी खेलों में भाला फेंक स्पर्धा में नया रिकॉर्ड बनाया। दोपहर समाचार में चारू सक्सेना के साथ मैं लवली निगम। देश के 75वें स्वाधीनता दिवस समारोह के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत सरकार अनेक गतिविधियों का आयोजन कर रही है। इस अवसर को जन उत्सव के रूप में मनाते हुए आकाशवाणी समाचार स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर विशेष प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है। कल अमृत महोत्सव क्विज का प्रश्न था, असम के प्रथम चाय उत्पादक के रूप में विख्यात एक स्वतंत्रता सेनानी ने 1857 में असम के युवाओं का आह्वान किया था कि वे अंग्रेजों के खिलाफ प्रतिरोध में शामिल हों। उन्होंने क्रांतिकारियों के एक संगठन की भी स्थापना की थी। इस शहीद का नाम क्या था? इस प्रश्न का सही उत्तर है मणिराम दीवान। आकाशवाणी समाचार को दुनिया भर के श्रोताओं से इस प्रश्न का उत्तर मिला है। भाग्यशाली विजेता हैं पंजाब के मलेरकोटला जिले में अहमदगढ़ से अनिल कुमार नैथानी। नमस्कार। मुझे अति हर्ष का अनुभव हो रहा है कि इस अद्भुत एवं चिर प्रतीक्षित कार्यक्रम आजादी का अमृत महोत्सव के लिए मुझे विजेता घोषित किया गया। गत वर्ष 12 मार्च 2021 को इस कार्यक्रम की घोषणा के उपरांत ही हमें अपने महान क्रांतिकारी एवं स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में जानने का अवसर मिला, जिनके अथक प्रयास एवं मातृभूमि के लिए महान बलिदान के फलस्वरूप ही आज हम खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं। इन महान बलिदानियों को हमारा शत शत नमन। धन्यवाद। अमृत महोत्सव क्विज का अगला प्रश्न सोमवार 20 जून को पूछा जाएगा। आकाशवाणी के साथ अमृत महोत्सव क्विज में भाग लेकर स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ समारोह में शामिल हों। और अब समाचार विस्तार से। राज्यों के मुख्य सचिवों का पहला 3 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन आज शाम हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में शुरू हो रहा है। कैबिनेट सचिव राजीव गौबा शाम 5 बजे सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार तक चलने वाले इस सम्मेलन की कल से अध्यक्षता करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सम्मेलन में केंद्र, राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और विशेषज्ञों के 200 से अधिक प्रतिनिधि भाग लेंगे। आज से शुरू होने वाले सम्मेलन में केंद्र सरकार, सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और डोमेन विशेषज्ञों का प्रतिनिधित्व करने वाले 200 से अधिक प्रतिभागी भाग लेंगे। सम्मेलन की अवधारणा और एजेंडा 6 महीने की अवधि में 100 से अधिक दौर के विचार विमर्श के बाद तैयार किया गया है। सम्मेलन में विस्तृत विचार विमर्श के लिए 3 विषयों की पहचान की गई है, जिसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति का कार्यान्वयन, शहरी शासन और फसल विविधीकरण और तिलहन दलहन और अन्य कृषि वस्तुओं में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना। कॉन्फ्रेंस में एक साझा विकास एजेंडे के विकास और कार्यान्वयन पर जोर दिया जाएगा। साथ ही लोगों की आकांक्षाओं को प्राप्त करने के लिए एकजुट कार्रवाई के लिए एक रोड मैप होगा। वहीं सम्मेलन के परिणाम पर बाद में नीति आयोग की शासी परिषद की बैठक में चर्चा की जाएगी, जिसमें उच्चतम स्तर पर व्यापक सहमति के साथ एक कार्य योजना को अंतिम रूप देने के लिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और प्रशासक मौजूद रहेंगे। संजीव सुंदरियाल, आकाशवाणी समाचार, शिमला। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज गोवा की राजधानी पणजी के पास दोनापाउला में नए राजभवन की आधारशिला रखी। नए भवन के निर्माण से वर्षा जल संचयन जैसे उपायों के माध्यम से जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने का प्रयास किया जाएगा। इस अवसर पर राज्यपाल श्रीधरन पिल्लई, मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत और केंद्रीय पर्यटन राज्य मंत्री श्रीपद नाइक सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने नए भवन के निर्माण के लिए
राष्ट्रपति द्वारा की गई पहल के लिए उनका आभार व्यक्त किया। निर्वाचन आयोग ने देश के 16वें राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। 29 जून तक नामांकन भरे जा सकेंगे। राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान 18 जुलाई को होगा और 21 जुलाई को मतगणना होगी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल 24 जुलाई को समाप्त हो रहा है। राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है, जिसमें लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं। इनमें दिल्ली और पुद्दुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी शामिल हैं। मतदान संसद में और विधानसभा परिसरों में होगा। राष्ट्रपति चुनाव में मतदाताओं की कुल संख्या 4,809 है। इनमें 776 सांसद और 4,033 विधानसभा सदस्य हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी के दूरसंचार विभाग के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। ये नीलामी अगले महीने के अंत में होगी। 20 साल की वैधता अवधि के साथ कुल 72,000 मेगाहर्ट्ज से अधिक स्पेक्ट्रम की नीलामी की जाएगी। उम्मीद की जाती है कि स्पेक्ट्रम का उपयोग दूरसंचार सेवा प्रदाताओं द्वारा गति और क्षमता प्रदान करने में सक्षम 5G प्रौद्योगिकी आधारित सेवाएं प्रदान करने के लिए किया जाएगा। ये वर्तमान 4G सेवाओं की तुलना में लगभग 10 गुना बेहतर होगी। 2014 में 10 करोड़ ग्राहकों की तुलना में आज ब्रॉडबैंड के 80 करोड़ ग्राहक हैं। नई 5G सेवाओं से व्यापार उद्योग को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। केंद्र सरकार ने कहा है कि 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी 26 जुलाई से शुरू होगी। दूरसंचार विभाग ने इस बारे में आवेदन आमंत्रित किए हैं। सफल बोलीदाताओं को 7.2% की ब्याज दर पर 20 समान वार्षिक किश्तों में भुगतान करने की अनुमति होगी। इस नीलामी के जरिए हासिल किए गए स्पेक्ट्रम को 10 साल की अवधि के बाद सरेंडर किया जा सकता है। इस नीलामी से प्राप्त स्पेक्ट्रम के लिए कोई स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क नहीं होगा। भारतीय वाणिज्य और उद्योग मंडल एसोचैम ने कहा है कि अगले 1.5 साल में केंद्र सरकार की नौकरियों में 10 लाख नियुक्तियों का सरकार का फैसला दूरदर्शितापूर्ण है। एसोचैम के अध्यक्ष सुमंत सिन्हा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नेतृत्व वाली सरकार का रोजगार जैसे मुद्दों पर ध्यान देना बहुत उत्साहवर्धक है। उन्होंने कहा कि सरकार के इस कदम से न केवल खाली पड़े सरकारी पदों पर भर्तियां होंगी, बल्कि इससे देश के लाखों युवाओं की उम्मीदें पूरी होंगी, जो देश के विकास में अपना योगदान देने के लिए उत्सुक हैं। केंद्र सरकार के अगले 1.5 साल में 10 लाख लोगों की भर्ती के फैसले का युवाओं ने स्वागत किया है। आकाशवाणी से विशेष वार्ता में युवाओं ने कहा कि इस फैसले से न सिर्फ उन्हें फायदा होगा, बल्कि देश को आगे ले जाने में भी मदद मिलेगी। मेरा नाम केतन देशपांडे है। मैं पुणे शहर से हूँ। मैं स्वागत करता हूँ भारत सरकार का कि उन्होंने लाख नौकरियों का आयोजन किया है। हमारा एक युवा देश है और इसके लिए भारत सरकार की नौकरियां मिलना अच्छा पहल देश के लिए होगा। डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, ऐसे सुनहरे अवसर युवाओं को मिल रहे हैं। इसमें और एक वृद्धि इस अवसर से होगी। मेरा नाम आकाश गोसावी है। मैं महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ। अभी जो गवर्नमेंट ने एक निर्णय लिया है इंडिया के यूथ के लिए, वो बहुत अच्छी बात है। अगर इंडिया का यूथ काम में आता है और वो भी इंडिया के लिए काम करता है गवर्नमेंट में, तो बहुत अच्छी बात रहेगी। एक तो इंडिया का भी फायदा है, गवर्नमेंट का भी फायदा है और जो यूथ है उनके लिए भी रोजगार मिलेगा। तो इंडिया का गवर्नमेंट बहुत अच्छा ये सोच रहा है। एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी तो ऑब्वियसली देश का भी भविष्य बढ़ेगा। तो उसके लिए तो मैं बहुत खुश हूँ। गृह मंत्रालय ने उन अग्निवीरों को केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल और असम राइफल्स में भर्ती के लिए प्राथमिकता देने का फैसला किया है, जो 4 वर्ष की सेवा सफलतापूर्वक पूरा कर लेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने एक ट्वीट में अग्निपथ योजना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दूरदर्शी फैसला बताया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अग्निपथ योजना शुरू करने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि ऐसे सिपाही जो अग्निपथ योजना में अपनी सेवाएं देंगे, उन्हें मध्य प्रदेश पुलिस में भर्ती के लिए प्राथमिकता दी जाएगी। मैं युवाओं को आह्वान करता हूं, वे सेवा के अंतर्गत भर्ती के लिए आगे आएं, परीक्षा दें, सफल हो, देश की सीमाओं की सुरक्षा करें, अपने जीवन को सफल और सार्थक करें। 4 साल के बाद ऐसे जवान जो अग्निपथ योजना के अंतर्गत सेना में भर्ती होंगे, जिनको अग्निवीर कहा जाएगा, उन अग्निवीरों को मध्य प्रदेश पुलिस की भर्ती में भी हम प्राथमिकता देंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं।
गुड मॉर्निंग चाचा, एक अदरक वाली चाय। अभी बेटा। मोदी जी मेरा परिवार। वैसे चाचा, आपने दीवार पर क्यों लिखा है मोदी जी मेरा परिवार? प्राइम मिनिस्टर आपको जानते हैं? जानते तो नहीं, लेकिन हमारे दुख इनसे छुपे नहीं रहते। मतलब? नहीं समझी? घर घर मुफ्त राशन पहुंचाया, टीके लगवाए, और बेटा संकट में जो साथ खड़ा होता है वही असली परिवार होता है। समझ गई चाचा, आपका परिवार बेस्ट है। ले चाय पी। सुनो ना। हाँ? सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों न बढ़ा लूं। तो रोका किसने है? हाँ? रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं। मुझसे। तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर। आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है। पर उससे मेरा क्या फायदा? देखो, फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ। पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं? बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 870-001-4242। ओ 870-001-4242। लो अभी फोन लगाता हूँ 870-001-4242 पर। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सेना ने कहा है कि 3 महीने बाद अग्निवीरों की पहली भर्ती रैली आयोजित की जाएगी। थल सेना के उप प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल बीएस राजू ने संवाददाताओं को बताया कि अब से 6 महीने बाद अग्निवीर रंगरूट सेना प्रशिक्षण केंद्रों में होंगे और 1 वर्ष बाद वे बटालियनों में शामिल कर लिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि सेना के जवानों की औसत आयु, जो इस समय लगभग 32 से 33 वर्ष है, जो अग्निवीरों के शामिल होने के बाद लगभग 26 वर्ष हो जाएगी। लेफ्टिनेंट जनरल राजू ने कहा कि ये रंगरूट 6 महीने की प्रशिक्षण के बाद 3.5 साल तक सेवा देंगे। थल सेना उप प्रमुख ने कहा, 4 साल के अंत में सेना उन 25% अग्निवीरों को सेना में बनाए रखने पर विचार करेगी जिनके पास सेना में रहने के लिए पर्याप्त योग्यता होगी। सेना उप प्रमुख ने कहा कि पहले वर्ष में सेना लगभग 40,000 अग्निवीरों की भर्ती करेगी। भारत कल से शुरू होने वाली आसियान देशों के विदेश मंत्रियों की विशेष बैठक की मेजबानी करेगा। भारत पहली बार बैठक की मेजबानी कर रहा है। इसके साथ दिल्ली डायलॉग के 12वें संस्करण का भी आयोजन किया जाएगा। दिल्ली डायलॉग का इस बार का विषय हिंद प्रशांत क्षेत्र को परस्पर जोड़ना है। मंत्री स्तरीय सत्र में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और आसियान देशों के विदेश मंत्री भाग लेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने आसियान को भारत की एक्ट ईस्ट नीति का केंद्र बताया है। उन्होंने कहा कि आसियान भारत विदेश मंत्रियों की बैठक वार्ता संबंधों की 30वीं और आसियान के साथ कूटनीतिक साझेदारी की 10वीं वर्षगांठ है। श्री बागची ने बताया कि वर्ष 2022 को आसियान भारत मित्रता वर्ष घोषित किया गया है। प्रवर्तन निदेशालय धन शोधन से संबंधित नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी से आज लगातार तीसरे दिन पूछताछ कर रहा है। निदेशालय ने कल करीब 10 घंटे तक श्री गांधी से पूछताछ की थी। धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत कई सत्रों में श्री गांधी का बयान दर्ज किया गया। कांग्रेस के शीर्ष नेता और कार्यकर्ता सोमवार से राष्ट्रीय राजधानी में प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने की कोशिश में कांग्रेस के सैकड़ों नेताओं और समर्थकों को 24 अकबर रोड स्थित पार्टी मुख्यालय और मध्य दिल्ली के कुछ इलाकों से हिरासत में लिया गया। भारतीय जनता पार्टी ने नेशनल हेराल्ड मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा राहुल गांधी से पूछताछ को लेकर कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ताओं की हिंसा पर सवाल उठाए हैं। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी ने आज नई दिल्ली में मीडिया को जानकारी देते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी हिंसा की आड़ में भ्रष्टाचार को छिपाने का प्रयास कर रही है। हाईकोर्ट के निर्देश के ऊपर ही कार्रवाई हुई और हाईकोर्ट के निर्देश पर ही उनको बेल लेनी पड़ी। तो एक वो दौर था, तब कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा था कि हमारे नेता की विराटता, और आज अगर ये कहा जाए कि जिस प्रकार की हरकतें विगत 3 दिनों से दिखाई पड़ रही हैं और हिंसा की आड़ लेकर भ्रष्टाचार को छुपाने का प्रयास हो रहा है, तो कितनी लघुता, कितना छोटापन नेतृत्व का दिखाई पड़ रहा है। यह साफ दिख जाता है कि गांधी के दौर से
सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी के दौर तक आते आते कांग्रेस कितनी छोटी और कितनी बौनी होती चली जा रही है। प्रवर्तन निदेशालय ने रत्नागिरी जिले में दापोली के रिजॉर्ट से संबंधित धन शोधन के मामले में कथित रूप से शामिल महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री अनिल परब को समन भेजा है। निदेशालय ने हाल ही में धन शोधन के मामले में परब के खिलाफ मामला दर्ज किया और उनके 2 आवासों सहित विभिन्न स्थानों पर छापेमारी की है। ये मामला दापोली में बने रिजॉर्ट की भूमि और तटीय क्षेत्र अधिनियम के संभावित उल्लंघन से जुड़ा हुआ है। प्रवर्तन निदेशालय ने धन शोधन के एक मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें 19 नकली भारतीय संस्थाओं का उपयोग करके धोखाधड़ी से लगभग 425 करोड़ रुपए देश को बाहर भेजे थे। निदेशालय ने पंजाब नेशनल बैंक द्वारा इन 19 संस्थाओं के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी के आधार पर जांच शुरू की थी। एक विशेष अदालत ने दोनों आरोपियों को 15 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। मुख्य सचिवों का 3 दिवसीय पहला राष्ट्रीय सम्मेलन आज शाम हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में शुरू होगा। प्रधानमंत्री कल से सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने गोवा के दोनापाउला में नए राजभवन की आधारशिला रखी। निर्वाचन आयोग ने भारत के 16वें राष्ट्रपति के चुनाव के लिए अधिसूचना जारी की। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी शुरू करने की मंजूरी दी। नीलामी अगले महीने की 26 तारीख से शुरू होगी। आसियान देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक कल नई दिल्ली में। जल शक्ति मंत्रालय कल नई दिल्ली में बांध सुरक्षा अधिनियम 2021 पर राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित करेगा। इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारतीय खिलाड़ी किदाम्बी श्रीकांत, लक्ष्य सेन और एचएस प्रणय आज अभियान की शुरुआत करेंगे। और ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा ने फिनलैंड में पावोनुमी खेलों की भाला फेंक स्पर्धा में रिकॉर्ड बनाया। जल शक्ति मंत्रालय कल नई दिल्ली में बांध सुरक्षा अधिनियम 2021 पर एक राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित करेगा। इस कार्यशाला का उद्देश्य अधिनियम के प्रावधानों से संबद्ध लोगों को अवगत कराना और बांध सुरक्षा प्रशासन पर विचार विमर्श करना है। देश में लगभग 5,334 बड़े बांध हैं और 411 बड़े बांध निर्माणाधीन हैं। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में शोपियां जिला प्रशासन मिशन अमृत सरोवर के अंतर्गत 100 से ज्यादा तालाबों का निर्माण कर रहा है। इस मिशन का उद्देश्य आजादी का अमृत महोत्सव के तहत देश के हर जिले में 75 जलाशयों का विकास करना है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में ग्रामीण विकास के सहायक आयुक्त हिलाल अहमद जेरी ने बताया कि प्रशासन पानी की कमी को दूर करने के लिए भूजल का स्तर बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। साथ ही जिले में सिंचाई के लिए पानी की उपलब्धता भी सुनिश्चित कर रहा है। हमारा फोकस है लगभग 8 कनाल पे या उसके आसपास जो लैंड है उस पे हम बनाए कच्चे पॉन्ड्स, रेन वाटर हार्वेस्टिंग होगा, जो पानी है वो उनमें जमा होगा, नदी नालों से बहता हुआ पानी उनमें जमा हो जाएगा। कच्चे पॉन्ड है उससे ऑटोमेटिकली एक जो ग्राउंड वाटर है उसका जो लेवल है वो अप हो जाएगा। दूसरा ये पानी जो आसपास के लोग हैं उनके इरिगेशन पर्पस के लिए भी काम आएगा और कहीं कहीं पे जो साफ पानी है ड्रिंकिंग पर्पस के लिए भी काम आएगा। जो भी हमारा ग्राउंड वाटर लेवल है उसको रेज करें और जो पानी की स्कैर्सिटी है इसको खत्म करें। हमारा जो टारगेट है इसमें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ही रखा है लगभग 75 पॉन्ड्स पर डिस्ट्रिक्ट, बट हमने उससे ज्यादा ही आइडेंटिफाई किए हैं। हम मोर देन 100 पॉन्ड्स बना रहे हैं। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत देश में अब तक 195 करोड़ 50 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि कल 13,58,000 से अधिक टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर 98.66% है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात स्पॉटलाइट कार्यक्रम में केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल का विशेष साक्षात्कार प्रसारित करेगा। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि योग को जीवन शैली के तौर पर बढ़ावा दिया जाना चाहिए। उन्होंने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में सभी लोगों से भाग लेने की अपील की। International Day of Yoga, which is going to be held on 21st of June.
please do participate. Yoga should be developed as a way of life, and I think everyone should integrate yoga as a part of their lifestyle, because this yoga can make you always strong and healthy. And through yoga, I believe everyone can develop the power of knowledge, wisdom, intelligence, which can help a person to attain the peace of mind and peace of life. ये साक्षात्कार रात 9:15 बजे से FM गोल्ड चैनल और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। ये कार्यक्रम हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी उपलब्ध रहेगा। आजादी के अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में आकाशवाणी समाचार स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित 75 कड़ियों का कार्यक्रम निशान प्रसारित कर रहा है। इसका प्रसारण प्रत्येक बुधवार को परिक्रमा में शाम 4:45 पर किया जाता है। स्वाधीनता संग्राम के वे निशान जो साक्षी हैं हमारे सेनानियों के संघर्ष और बलिदान के। आकाशवाणी समाचार ला रहा है विशेष श्रृंखला निशान। हर बुधवार को शाम 4:45 पर कार्यक्रम परिक्रमा में FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के साथ। एक राष्ट्र का उदय, भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक विश्व में घटित महानतम संघर्षों में एक है। आकाशवाणी समाचार प्रत्येक दिन इस स्वतंत्रता आंदोलन की ला रहा है एक झलक। आज हम महान स्वतंत्रता सेनानी सरबंधन की पुण्यतिथि पर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। वे इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी सेना में कार्यरत थे, लेकिन 1857 की आजादी की पहली लड़ाई में भाग लेने के लिए उन्होंने ये नौकरी छोड़ दी। उन्होंने अपने अन्य साथियों को भी नौकरी छोड़कर अंग्रेजों के खिलाफ हथियार उठाने और अत्याचारी ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने को प्रोत्साहित किया। उन्होंने अनेक मौकों पर कंपनी की सेना का मुकाबला किया। अंततः एक मुठभेड़ के दौरान कंपनी के सैनिकों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। उन पर ब्रिटिश शासन के खिलाफ बगावत करने और विद्रोह भड़काने का आरोप लगाया गया। सरबंधन को आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई और 15 अगस्त 1857 को अंडमान भेज दिया गया। कारावास में ही 15 जून 1858 को उनकी मृत्यु हो गई। स्वदेश के लिए प्राण न्योछावर करने वाले इस जाबाज सेनानी को हमारा शत शत नमन। 15 जून हरिलाल शाह की भी पुण्यतिथि है। हरिलाल शाह ने मई 1930 में धरसाना नमक सत्याग्रह में भाग लिया था। गांधी जी ने धरसाना में नमक सत्याग्रह में भाग लेने का फैसला किया। उन्होंने वायसराय इरविन को अपनी योजना के बारे में लिखा। गांधी जी को सत्याग्रह में भाग लेने से रोकने के लिए 4 मई 1930 को गिरफ्तार कर लिया गया और पूना के निकट हिरासत में रखा गया। धरसाना सत्याग्रह गांधी जी की योजना के अनुसार संचालित किया गया। अब्बास तैयब जी ने कस्तूरबा गांधी के सहयोग से मार्च का नेतृत्व किया। इन दोनों को धरसाना पहुंचने से पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया और 3 महीने जेल की सजा सुनाई गई। इनकी गिरफ्तारी के बाद हरिलाल शाह सहित सत्याग्रहियों ने सरोजनी नायडू के नेतृत्व में सत्याग्रह और रैली जारी रखी। सरोजनी नायडू ने सत्याग्रहियों का आह्वान किया, आप किसी भी परिस्थिति में हिंसा का सहारा नहीं लेंगे। आपको पीटा जाएगा, लेकिन आप इसका प्रतिकार नहीं करेंगे। आप हमले से बचने के लिए हाथ तक नहीं उठाएंगे। जैसी की आशंका थी, सशस्त्र सैनिकों ने सत्याग्रहियों को स्टील की मूठ वाली लाठियों से पीटा। 22 मई 1930 की घटना में हरिलाल शाह सहित अनेक सत्याग्रही बुरी तरह घायल हुए। बाद में चोट की वजह से 15 जून 1930 को हरिलाल की मृत्यु हो गई।
स्वदेश की स्वतंत्रता के लिए प्राण न्योछावर करने वाले इस साहसी सपूत को हमारा कोटि कोटि नमन। आज हम गांधीवादी स्वतंत्रता सेनानी कुशल कोनवार का भी स्मरण कर रहे हैं। 10 अक्टूबर 1942 को सर्दियों की भोर के घने कोहरे में छिपे कुछ लोगों ने असम में गोलाघाट जिले के सरूपाथर के निकट रेलवे लाइन के कुछ स्लीपर हटा दिए। वहां से गुजरने वाली मिलिट्री ट्रेन पटरी से उतर गई और इस दुर्घटना में अनेक ब्रिटिश और अमेरिकी सैनिक मारे गए। कुशल कोनवार को इस रेल हादसे की साजिश का मुख्य आरोपी मानते हुए ब्रिटिश पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। 15 जून 1943 की सुबह 4:30 बजे कुशल कोनवार को जोरहाट जेल में फांसी दे दी गई। इस महान देशभक्त को आकाशवाणी समाचार का शत शत नमन। और अब आकाशवाणी समाचार के साथ आजादी का सफर की ये कड़ी संपन्न होती है। कल फिर मिलेंगे अगली कड़ी के साथ। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। क्या आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं? आपके लिए ऑल इंडिया रेडियो लाया है प्रोग्राम अभ्यास, एक ऐसा कार्यक्रम जहां आप सवाल भेजते हैं व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर या फिर ईमेल करते हैं abhyas.airnews@gmail.com पर। आपके सवालों के जवाब हमारे एक्सपर्ट देते हैं हर शनिवार रात 9:30 बजे। इस बार का विषय है इंडियन सोसाइटी, भारतीय समाज, और सवाल भेजने की अंतिम तारीख है 15 जून। आपका अभ्यास हमारा प्रयास। ये आकाशवाणी है। दक्षिण कश्मीर में अमरनाथ यात्रा इस महीने की 30 तारीख से शुरू हो रही है। कल ज्येष्ठ पूर्णिमा के अवसर पर श्री अमरनाथ की पवित्र गुफा में पहली पूजा की गई। इस वर्ष 6 लाख से अधिक तीर्थयात्रियों के पवित्र गुफा के दर्शन करने की उम्मीद है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड के मुख्य कार्यपालन अधिकारी नीतीश्वर कुमार ने कल ज्येष्ठ पूर्णिमा के पावन अवसर पर श्री अमरनाथ जी के पवित्र गुफा में वैदिक मंत्रोच्चार के बीच प्रथम पूजा का आयोजन किया। इस अवसर पर श्री नीतीश्वर कुमार ने आगामी यात्रा के सुचारू संचालन और आम नागरिकों की भलाई के लिए प्रार्थना की। श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड ने सुरक्षित और परेशानी मुक्त यात्रा की सुविधा के लिए सभी आवश्यक प्रबंध किए हैं और यात्रियों की धारण क्षमता पिछले वर्षों की तुलना में दोगुनी कर दी है। भक्तों के लिए वर्चुअल पूजा, वर्चुअल हवन और ऑनलाइन प्रसाद बुकिंग की विशेष व्यवस्था भी की गई है। आकाशवाणी समाचार के लिए श्रीनगर कश्मीर से मैं सुनील कौल। भारत के किदाम्बी श्रीकांत, लक्ष्य सेन और एचएस प्रणय आज जकार्ता में इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में अपना अभियान शुरू करेंगे। पुरुष सिंगल्स के प्रारंभिक दौर के मैचों में विश्व चैंपियनशिप में कांस्य पदक विजेता लक्ष्य सेन का मुकाबला अपने ही देश के एचएस प्रणय से होगा, जबकि श्रीकांत के सामने फ्रांस के ब्राइस लवडेज होंगे। फिनलैंड में पावोनुर्मी खेलों में टोक्यो ओलंपिक्स में स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक स्पर्धा में 89.30 मीटर की दूरी तक भाला फेंककर राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया। युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने नीरज चोपड़ा के शानदार प्रदर्शन की सराहना की है। और अब एक नजर आज के मौसम पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, मुंबई और कोलकाता में आंशिक बादल छाए रहेंगे। श्रीनगर में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। जम्मू और मुजफ्फराबाद में आसमान साफ रहेगा, लेकिन लेह और गिलगित में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्य सचिवों का 3 दिवसीय पहला राष्ट्रीय सम्मेलन आज शाम हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में शुरू होगा। प्रधानमंत्री कल से सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने गोवा के दोनापाउला में नए राजभवन की आधारशिला रखी। निर्वाचन आयोग ने भारत के 16वें राष्ट्रपति के चुनाव के लिए अधिसूचना जारी की। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी शुरू करने की मंजूरी दी। नीलामी अगले महीने की 26 तारीख से शुरू होगी। आसियान देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक कल नई दिल्ली में। जल शक्ति मंत्रालय कल नई दिल्ली में बांध सुरक्षा अधिनियम 2021 पर राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित करेगा।
इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारतीय खिलाड़ी किदाम्बी श्रीकांत, लक्ष्य सेन और एचएस प्रणय आज अभियान की शुरुआत करेंगे। और ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा ने फिनलैंड में पावो नूर्मी खेलों की भाला फेंक स्पर्धा में रिकॉर्ड बनाया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।